जिसमें कुल मिलाकर 7 प्रकरण हैं। और हमारा जो आज का जो ये चैप्टर है, प्रकरण है, वह है प्रकरण 6, आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 93 से 107 पर यह उपलब्ध है। तो जब आर्थिक अर्थ की बात आएगी, मतलब वहाँ पर पैसे की बात आएगी, और जब पैसे की बात आएगी तो पैसा कमाना होता है, उसके बाद खर्च करना होता है ना। कमाना, खर्च करना और फिर बचत करना, है ना। पहले कमाते हैं, फिर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए खर्च करते हैं, और फिर कुछ बच गया तो उसको बचत के रूप में रखते हैं, जो कि भविष्य में काम आता है। पैसे का अर्थ का सबसे प्राइमरी उपयोग यही होता है। ओके, तो आर्थिक नियोजन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की अब तो ज़रूरत नहीं है आपको। फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो अब तो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल हो गया, अभ्यासक्रम में शामिल हो गया है, तो आप लोग को अब इसकी जानकारी ज़्यादा उपलब्ध हो चुकी है। तो यहाँ पर निवेशक वर्ड आया। निवेशक मतलब होता है कि जो व्यक्ति पैसा कमाकर कहीं पर निवेश करता है, बचत करने की कोशिश करता है, वो निवेशक होता है। ओके, तो ये कब कर सकता है कोई व्यक्ति? जब उसकी जो आवश्यकताएं हैं वह प्राथमिक आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो कुछ पैसे उसके पास बचते हैं उसको वो निवेश में डालता है, तो उसे हम निवेशक कहते हैं। और यही जो निवेश करने का नियोजन है उसी को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला व्यक्ति को हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो आर्थिक नियोजन कर रहा है। नियोजन करने का मतलब ही है कि पैसे का सही उपयोजन। तो नियोजन करने से कुछ फायदे होते हैं। पहला तो है कि हमारी जो आय है, अगर हम घर में रखते हैं तो वह वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब 100 रुपया आज है तो 10 साल बाद भी वो 100 रुपया ही रह जाएगा। लेकिन जब हम नियोजन में करते हैं तो सबसे सुरक्षित नियोजन जो है उसमें भले ही वृद्धि कम हो, लेकिन वो 100 का 104, 105 तो बना ही देगा। तो नियोजन करने से वृद्धि होती है, भले वो तुलनात्मक दृष्टि से कम ही हो, लेकिन शून्य से तो ज़्यादा ही होगा। और दूसरी बात है, सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित कैसे होगा? हमारे घर में है तो चोरी हो सकता है, गुम सकता है, खराब हो सकते हैं। पैसा अगर फिजिकल है, भौतिक रूप से है, तो फट सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है, भीग सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अगर निवेशित है, कहीं पर है, बैंक में है या कहीं पर भी है, तो फिर वो हमारे पास है ही नहीं। तो जिसके पास है वो अपना उसकी सुरक्षा करता है। खासकर सरकारी संस्थाओं में हम सुरक्षित निवेश करते हैं, प्राइवेट संस्था में भी करते हैं। ज़्यादा वहाँ पर हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन थोड़ा सा खतरा भी ज़्यादा होता है। तो बचत और निवेश ये 2 प्रमुख टर्म हैं आर्थिक नियोजन में। तो बचत जो भी है उसको सुरक्षित रखना, खाली बचत करना नहीं, उसको सुरक्षित रखना और उसको फिर उसमें वृद्धि भी करना, ये नियोजन का प्रमुख पार्ट है, हिस्सा है। और हमको अच्छे से पता है कि हम जो भी होता है इनकम, आय होती है, हम उसे हम अपने घर में नहीं रखकर हम बैंक में ही रखते हैं या डाकघर में सुरक्षित रख सकते हैं। और आजकल तो कैश ट्रांजेक्शन जो होता है, नकद जो होता है ट्रांजेक्शन, वो बंद हो गया है। तो हमारी जो आय भी वो बैंक में ही आती है और खर्च करने के लिए हमें बैंक से ही पैसा निकालना पड़ता है। तो बैंक से हम सीधे अब जुड़ गए हैं, तो हर काम बैंक से ही होता है। अब बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल हमारे पास है, यानी बैंक हमारे जेब में है। हम बैंक को ही जेब में लेकर घूमते हैं, बराबर। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के कारण ये जो पाठ में हमारे पुस्तक में जो जानकारी दी गई थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि किताब पुरानी हो चुकी है। ओके, तो बैंक खाते में हम जो भी पैसा जमा करते हैं उसकी वजह से हम फिर कैशलेस व्यवहार कर सकते हैं। मतलब हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही हम फिर बिना नकद के यहाँ वहाँ
खर्च कर सकते हैं। बैंक में पैसा ही नहीं है अकाउंट में, तो आप खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो फ़ायदा है ना हमारा, ना हमें कैश लेकर घूमना नहीं पड़ता है कहीं सफ़र करने के लिए, कहीं ले जाने के लिए, चोरी होने का, गिर जाने का खतरा खत्म हो गया। ये सब फ़ायदे हैं कैशलेस ट्रांज़ैक्शन के। और निवेश अलग-अलग जगह पे किए जा सकते हैं। सबसे कॉमन निवेश तो है बैंक में हम निवेश करते हैं। एक तो सेविंग अकाउंट में एक कॉमन निवेश है। उसके बाद फिर अलग-अलग एफडीज़ हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट है, रिकरिंग डिपॉज़िट है। ऐसे बहुत सारे बैंक पोस्ट वगैरह में ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं, आप निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, शेयर में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ऐसे तमाम बहुत सारी सुविधाएँ हैं, सोच समझ कर उसमें हम निवेश करते हैं। तो आय, हमारी इनकम और निवेश जो है, हमारे जो डिपॉज़िट्स हैं, सेविंग्स हैं, उस पर जो प्रश्न बनते हैं, यानी प्रश्न क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम समझ सकें कि होता क्या है। प्रश्न बनाने के लिए आपको परेशान या प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं बने होते हैं। हम इस प्रश्नों से सीखते हैं कि व्यवहार में ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, या बैंक से हमें कैसे रिटर्न मिलते हैं। होता क्या है आखिर हमारे पैसों का, वो यहाँ पर उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो केवल परीक्षा में प्रश्न आएगा, हल करना है, नंबर लेना है, यह उद्देश्य नहीं है बिल्कुल। दैनिक जीवन में हमें गणितीय इन संकल्पनाओं का उपयोजन कैसे करना है, ये हमें सीखना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं हमारे श्यामराव बाबू का। और देखिए 2015-16 का ये उदाहरण है, मतलब 10 साल पुराना उदाहरण लग रहा है ना। तो श्याम राव का 2015-16 के सभी प्रकारों के करों का भुगतान करने के पश्चात वार्षिक आय 6,40,000 रुपए है। के पहला वाक्य जो हमने पढ़ा, सभी प्रकार के करों का भुगतान करने का मतलब ये होता है कि उन्हें जो इनकम मिल रहा है, उन्हें जो इनकम मिल रहा है, अपने उनकी जो तनख्वाह मिल रही है, जो कुछ उन्हें पैसा मिल रहा है, वो उसका टैक्स पहले ही कट गया है। और जैसे कि मान लीजिए उनकी इनकम 8 लाख होगी, लेकिन उनके हाथ में आया 6,40,000 रुपए, तो कुछ 1,60,000 के करीब उनका कहीं पर भुगतान, कर वगैरह टैक्स काट के उनके पास ये आ गया, उनके अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये जो पैसा उन्हें मिला 6,40,000, ये साल का है। ध्यान दीजिए, वार्षिक आय लिखा है ना, एनुअल इनकम है। वार्षिक आय का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब आर्थिक वर्ष। आर्थिक वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय है, पूरा ये 12 महीने का ही साइकिल है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर अगले साल के जनवरी, फरवरी, मार्च तक का ये जो 12 महीने का जो ये साइकिल है, चक्र है, इसको हम कहते हैं आर्थिक वर्ष। हमारा जो बजट बनता है इस आर्थिक वर्ष के पहले बन जाता है, मतलब फरवरी में हमारा बजट आ जाता है। और फिर उसी बजट के अनुसार आगे आने वाले आर्थिक वर्ष में जो भी कुछ कर या नियोजन हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये श्याम राव को 6,40,000 रुपए मिल गए, 1 साल का ये उनका तनख्वाह था, हिसाब है 2015-16 का। ये कब पता चलेगा? साल बीतने के बाद ही ना, पहले से थोड़ी मालूम है। जब 31 मार्च बीत जाएगा, तभी हम पिछले साल हमें कितना मिला वो पता चलेगा ना। तो उन्होंने हिसाब किया तो उनको 6,40,000 रुपए की ये उनकी आय है। चलो आगे क्या है? उन्होंने क्या किया है, हर महीने 2,000 रुपए बीमा की किस्त वो जमा कर। चलिए, तो 2,000 रुपए वो पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। ध्यान रखिए, हर महीने 2,000 रुपए। वार्षिक आय का 20%, 20% हिस्सा वो क्या कर दे रहे हैं, वो प्रोविडेंट फंड में, भविष्य निर्वाह निधि में जमा कर देते हैं। तो वार्षिक आय का 20% का मतलब होता है कि पूरे साल में जो भी वो कमा रहे हैं, मिल रहा है उन्हें, उसका 20% वो भविष्य निर्वाह, भविष्य के लिए वो जमा, कटौती हो गई होगी। आगे
आपातकालीन खर्चा करने के लिए, इमरजेंसी में कुछ खर्चा करने के लिए हर माह, है ना, हर महीने वो ₹500 अलग से रख देते हैं कि चलो हर महीने ₹500 जैसे गुल्लक में हमने रख दिया है इमरजेंसी खर्चा करने। ये सब होने के बाद तो वर्ष भर उनके पास खर्च करने के लिए कितनी राशि शेष रहती है। मतलब ये सब हिसाब किताब करने के बाद अंत में उनके पास जो राशि है वो एक्चुअल खर्चा करने के लिए कितनी रकम उनके पास बचती है। तो उसमें से क्या करना है हमें, पहले उन्हें कितना मिला और उन्होंने कितने टैक्स कटवा दिए, बचत कर दिए, जहाँ-जहाँ उनको जमा करना था कर दिए। उसके बाद की जो रकम बचती है, वही उनके पास बचेगा खर्च करने के लिए अपनी आवश्यकताएँ, मूलभूत आवश्यकताएँ, रोटी, कपड़ा, मकान और जो कुछ भी है, उसमें पढ़ाई-लिखाई खर्चा करने के लिए वही रकम बचेगी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्नों की समझ तो लिया, पेज नंबर 95 पे उदाहरण है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके। चलो शुरुआत पहले हम कभी भी ऐसे प्रश्न की शुरुआत में करेंगे कि उनकी शुरुआत में इनकम यानी उन्हें कितनी रकम उनके पास है, उपलब्ध है साल भर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा श्याम राव की वार्षिक आय, एनुअल इनकम ऑफ श्याम राव, जो कि प्रश्न में साफ-साफ लिखा है 6,40,000। उनकी तनख्वाह कितनी है वो नहीं पूछा है। ध्यान दो, तनख्वाह मतलब होता है, पेमेंट का मतलब होता है जो उन्हें पूरा का पूरा उनको काम करने के बाद मिलना है, वो तनख्वाह होती है। और टैक्स वेक्स कटने के बाद जो रकम उनके पास उनके अकाउंट में आ गया उसको हम बोलते हैं आय, इनकम, वार्षिक आय। वो होगा 6,40,000 रुपए। ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। दूसरा मुद्दा अब हम क्या लिखेंगे, वो कहाँ-कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब घर खर्च के पहले का ये स्टेप है, यानी पेमेंट आ गई और ये सब कटौती हो गई, उसके बाद वो पैसा रखेंगे बाकी खर्च खर्च करके वर्ष भर खर्च करने के लिए। तो वार्षिक आय हो गया, लिख दिया हमने। बीमा के लिए उन्होंने लिखा है कि 2,000 रुपए हर महीने, मतलब 12 महीने का हिसाब किताब होगा, साल भर का हिसाब किताब होगा। तो 2,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 24,000 रुपए वो बीमा पॉलिसी के लिए वो निवेश करते हैं। चलो, तो 24,000 रुपए और खर्च हो गए। अगला है भविष्य निर्वाह निधि, प्रोविडेंट फंड। ये उदाहरण बच्चों आप सोचिए, आपके घर में परिवार में मम्मी पापा जो भी इनकम कर रहे हैं सबके लिए अलग होता है, सब लोग ऐसा करते ही हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ओके, अब हो गया प्रोविडेंट फंड, भविष्य निर्वाह निधि, मतलब रिटायर होने के बाद जब नौकरी नहीं रहेगी हमारे पास तब हम कहां से पैसा लाएंगे, तो उसके लिए ये प्लानिंग है भविष्य निर्वाह निधि। और उसमें वो क्या कर रहे हैं, 20% जो भी इनकम है उनकी 6,40,000, उसका 20% मल्टीप्लाई बाय 20%, तो उसका 20% निकालेंगे। 6,40,000 गुणे 20/100 और आप कैलकुलेट करेंगे हिसाब तो आएगा 1,28,000 रुपए। ये होगा उनका इस साल का भविष्य निर्वाह निधि में जमा रकम। चलो, यहाँ भी इतना खर्चा और हो गया, पहले 24,000 पॉलिसी में गया, फिर 1,28,000 ये प्रोविडेंट फंड में चले गया। नेक्स्ट, आपातकालीन खर्चा के लिए भी वो अपने पास गुल्लक में कुछ रुपए जमा कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 500 रुपए हर महीने, वो हो जाएगा 500 गुणे 12। हर स्टेप समझ में आ रहा है ना आपको, धीरे धीरे खर्चा हो रहा है। ये हो गया 12, 25, 60, 33, 6,000 रुपए ये साल का अलग से निकाल ले रहे हैं इमरजेंसी खर्चा के लिए। बहुत इमरजेंसी में कुछ खर्चा आ गया तो ये 4 पॉइंट हो गया। अगला है, अब ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा श्याम राव का वार्षिक आय जो कि ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, और ब्लू कलर में जो हमने लिखा है वो सब उनके अलग अलग मदों पर खर्च। चलो, अब हम क्या करेंगे, हिसाब करेंगे। कुल नियोजित राशि, मतलब उन्होंने निवेश कहाँ कहाँ किया है, टोटल राशि कौन कौन सी है, तो वो है 24,000 रुपए पॉलिसी की,
1,28,000 रुपए पीएफ के और 6,000 रुपए इमरजेंसी खर्च। ये तीनों मिलाकर कितने होते हैं जोड़ लेंगे और वो हो गया 1,58,000 रुपए। तो इतना रकम उनको हर साल इन्वेस्ट करना ही है, कटाना ही है, वो उनके पास नहीं रहता है, कटौती में चले जाते हैं। तो अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, उनका जो वार्षिक खर्च करने के बाद शेष राशि हमें पता करना है जो उनके पास रहता है। तो कुल आय वहां पर लिखा गया है, वार्षिक आय 6,40,000, उसमें से नियोजित राशि को घटा देंगे। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है ये। तो वो हो गया 6,40,000 उन्हें मिला था उनके अकाउंट में, जो तनख्वाह थी साल भर की, और खर्च के लिए उन्होंने 1,58,000 रुपए नियोजित किया है, वो भी देख लिया हमने। तो अब उनके पास जो रकम बच रही है वो कितनी है, घटा देंगे और वो हो गया 4,82,000 रुपए। और यही 4,82,000 रुपए जो है वो उनके पास अब है और इसको वो खर्च करेंगे राशन पानी में, कपड़े लत्ते में, तेल पानी में, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के परिवार को संभालने में, जो कुछ भी करना है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षण, सब में इन्हीं अमाउंट में से खर्च कर रहा है। तो वार्षिक खर्च करने के लिए उनके पास रकम बची 4,82,000 रुपए, जबकि उनकी तनख्वाह जो थी बैंक में आई साल भर की वो है 6,40,000 रुपए। ओके, सभी का ऐसे ही होता है, जितनी पूरी तनख्वाह मिलती है पूरा का पूरा खर्च कभी भी नहीं करते हैं। कोई कोई डेली वेजेस में यानी दैनिक दिहाड़ी काम करते हैं, रोज का 1,000 रुपये अगर मिलता है, 500 मिलता है, तो आप क्या चाहते हैं कि 500 का 500 खर्च हो जाए? ऐसा नहीं होता है। वो भी दिहाड़ी में से भी बचत की जाती है कि 500 रुपया मिला है तो 300 रुपये ही खर्च करना है, उसी में जो कुछ करना है, 200 रुपया हम इमरजेंसी के लिए बचत में डालते हैं। बराबर है। तो ये प्लानिंग सभी करते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, करना ही है, ये ध्यान रखिए। तो हमें प्रश्न में जो पूछा गया था कि श्यामराव के पास कितनी रकम बचेगी सब खर्च करने के लिए, तो ये 4,82,000 4,82,000 रुपीज उनके पास बच जाएगा। आया समझ में ये हिसाब किताब? हमने हमारे पड़ोसी श्यामराव का हिसाब किताब देख लिया है। इससे ही हम सीखेंगे कि ऐसे ही हम अलग अलग मुद्दों में पॉइंट्स में हम खर्चा करके अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करते हैं। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक का पेज देखते हैं। आपको पता है पेज नंबर 104 पर भी ये श्यामराव का उदाहरण आपने ये देखा था, नहीं 95 पर श्यामराव का उदाहरण देखिए, उसमें बीच में है पहला। हम दूसरा उदाहरण देखेंगे अब 96 पर है शायद या 95, जो भी था पेज नंबर। दूसरा उदाहरण किसका है? यह है श्री शाह। चलिए ये क्या कर रहे हैं देखते हैं ध्यान से, इनका अपना अलग तरीका है। श्री शाह ने 3,20,000 रुपए बैंक में 10% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 साल के लिए जमा कर दिया। ओके, इतना पैसा उन्होंने जमा किया है 2 साल के लिए 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। उसी प्रकार उन्होंने 2,40,000 रुपए कर मुक्त म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया है, यानी टैक्स फ्री जो म्यूचुअल फंड कोई प्लानिंग है उसमें उन्होंने 2,40,000 रुपए जमा कर दिए। म्यूचुअल फंड खरीदा है मतलब उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया है, निवेश किया। बाजार मूल्य अनुसार, बाजार मूल्य का मतलब है बाजार में जो भी उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदा था, बेचने के बाद उन्होंने किसी भाव से खरीदा होगा शेयर, उसका हिस्सा, उसके बाद जब वो बेचेंगे तो उन्हें कुछ पैसा मिलेगा। तो बाजार मूल्य अनुसार 2 वर्ष बाद उन्हें 3,05,000 रुपये मिला। बराबर है। तो उन्हें कितना लाभ हुआ
ये बताना है। और कौन सा निवेश अधिक लाभदायी हुआ। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न में है कि उन्होंने 2 जगह निवेश किया, ये ध्यान रखना है। तो पहला है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बैंक में उन्होंने जमा किया है रुपया, और दूसरा है उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। 5 शेयर खरीदा हुआ है उन्होंने म्यूचुअल फंड के हिसाब से। तो हम दोनों में क्या करेंगे, मिलने वाले लाभ को निकाल लेंगे, तुलना करेंगे और बता देंगे कि कौन सा निवेश अधिक लाभदायी है। ये इसका तरीका, इसका स्टेप, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है कि उन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो हम पहले उसको निकालते हैं। और अब आपको पता है कोई भी ब्याज जो होता है वो उसके अमाउंट मिश्र धन में से मूलधन को निकालने के बाद जो रकम बचती है वही ब्याज होता है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो। तरीका यही है। मतलब I इज इक्वल टू ए माइनस पी। आई जो है ब्याज है, ए है अमाउंट मिश्रधन, पी जो है वो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट होता है। हाँ, सूत्र अलग है, ध्यान रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, तो वो इस तरह से है। इसको हमें रट लेना है, याद कर लेना है, 20 बार अपने नोटबुक में लिखना है ताकि याद हो जाए। क्या लिखना है, P कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट उसका घातांक पावर n माइनस पी तो ऊपर है ही, ये पहले से। टर्म क्या है, देखो P जो मूलधन है, 1 प्लस R क्या है, दर, जिस दर से ये जमा किया गया है, तो वो रेट प्रश्न में लिखा है 10%, और अपॉन 100, 10% है तो 10 अपॉन 100 हो गया। घात n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए निवेश किया गया है, तो टाइम पीरियड को हम n अक्षर से दर्शाएंगे। तो ये हो जाएगा मिश्रधन, उसमें से माइनस p मूलधन निकाल देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाता है। वही ये फॉर्मूला बताता है। अब प्रश्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। P दोनों तरफ है, ऊपर देखा आपने P, तो P कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा सरल बनाया जा सके, 2 बार ये अमाउंट प्रिंसिपल को लिखना ना पड़े। P कॉमन ले लिया, कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, और दूसरा P की जगह पे माइनस 1 हो गया क्योंकि P तो कॉमन आ गया। आगे अब जो वैल्यूज यानी मान जो रखा है वो देख लेंगे प्रश्न के हिसाब से। P उनकी मूल रकम थी 3,20,000, वो हमने लिख दिया। फिर R 10 था तो 10% वहां लिख दिया हमने। 2 साल के लिए था तो घात 2 लिख दिया हमने, और ऋण 1 हो गया। ये सूत्र को हमने फिल कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक किताब का ही पेज है, खाली उसको मैं कहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं उसको नोट कीजिए। उसको सरल करेंगे जब इसको इस तरह से, तो 10/100 हो जाएगा 0.10, बराबर ना। 10/100 क्या हो जाएगा 0.10। 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 1.1, 1.1 का स्क्वायर फिर माइनस 1, 1.1 जो कि 1.21 के बराबर होता है, वो हमने देख लिया। स्क्वायर करने के बाद 1.21 मिलेगा, उसमें से 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो 0.21 आ जाएगा। 3,20,000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 67,200 रुपये। ये उन्हें मिला ब्याज बैंक में 2 साल जमा करने के बाद 67,200 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। चलो, ये पहला काम था उनका। अब उन्होंने दूसरा जो इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में किया था, और उसमें ज्यादा हिसाब किताब अभी यहाँ क्यों नहीं करना, देखिए। हाँ, ये जो 67,200 मिला है उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना परसेंट फायदा हुआ। तो परसेंट फायदा करने के लिए कैसे करते हैं आपको पता है ना, प्रतिशत कैसे निकालते हैं लाभ का। जो टोटल लाभ होता है उसमें गुणा 100 बटे कितना इन्वेस्ट किया है। हमेशा जितना रकम इन्वेस्ट होता है, आपको लाभ हानि का अगर सूत्र याद है ना,
प्रतिशत लाभ बराबर 100 गुणे लाभ बटा मूलधन, है ना। वैसे में यहाँ पर है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन यानी पी, और वो हो गया यहाँ पर 21% यानी बैंक में उन्हें 21% का प्रॉफिट हुआ, 21% लाभ मिल गया। बैंक का हिसाब पूरा नोट कर लिया। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में, दूसरा। उसमें उन्हें साफ साफ कहा गया है कि उन्होंने बताया कि 3,05,000 रुपये मिल गया और जमा किया था 2,40,000। तो यहाँ पर हिसाब ही नहीं करना है, केवल हमें डिफरेंस निकालना है, लाभ मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड से जो लाभांश मिला वो हो गया 3,05,000 ऋण 2,40,000, और वो हो गया 65,000 रुपये। ऊपर 67,200 था, ये 65,000 है, तो ये रकम के हिसाब से मिला है, तो यहाँ तुलना नहीं करना है हम, क्योंकि पी दोनों जगह अलग है। यहाँ पर इन्वेस्ट उन्होंने 2,40,000 किया था, वहां उन्होंने 3,20,000 किया था, तो ऐसे तुलना नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रतिशत निकालेंगे इसका भी, लाभांश का। तो फिर वही जो हमें लाभ मिला है, लाभांश 65,000 गुणे 100 बटे उनका इन्वेस्टमेंट 2,40,000, और हिसाब करेंगे तो मिलेगा 27.08। तो म्यूचुअल फंड में उन्हें मिला 27.08%, और ऊपर देखो बैंक से मिला 21%। तो किसमें इन्वेस्ट करना उनका ज्यादा फायदेमंद रहा? तो हमेशा ये परसेंट के हिसाब से तुलना करेंगे, न कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनकम या रकम से। तो हमें दिख रहा है साफ साफ 27%, जो 27.08 है, वो म्यूचुअल फंड में मिला है। तो इस जानकारी से हम आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर कि श्री शाह जी का म्यूचुअल फंड में निवेश अधिक लाभदायक रहा। तो ये तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट 2 जगह किया है, दोनों की तुलना करना है, परसेंटेज निकालना है, उसके बाद फिर हम बताएंगे किसमें लाभ ज्यादा हुआ। चलिए अब हम चलते हैं करीम भाई की ओर। वो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तब उनकी तुलना भी देखेंगे, क्या हिसाब किताब है भाई। करीम भाई ने कांच उद्योग में 4 लाख रुपए का निवेश किया। चलो आप ध्यान से सोचिए, ये सारा जो कुछ हम उदाहरण ले रहे हैं, आसपास ऐसे कई करीम भाई, कई शाहजी, कई श्यामराव होंगे जो इस तरह से कार्य करते हैं, हम भी उन्हीं में से हो सकते हैं। तो करीम भाई ने कांच उद्योग में 4 लाख रुपए का निवेश किया है। 2 वर्ष बाद उन्हें इस उद्योग से 5,20,000 रुपए मिल गए। सीधे सीधे यहाँ पर हमें अंतर दिखाई दे रहा है। निवेश की राशि छोड़कर, यानी जो उन्होंने निवेश किया था उसको छोड़कर, उन्होंने 3:2 के अनुपात में क्रमशः संचयी जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट में और शेयर में निवेश कर दिया। बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो क्या है। उन्होंने 3:2 के अनुपात में, मतलब 3 हिस्सा रिकरिंग डिपॉजिट किया और 2 हिस्सा शेयर में निवेश किया। 3 हिस्सा 2 हिस्सा। किसका 3 हिस्सा, किसका 2 हिस्सा? तो उनको जो वहां पर लाभांश मिला था उसका। लाभांश कैसे मिलेगा? जो उन्हें रकम मिली है उद्योग में प्रॉफिट, उसमें से मूलधन को घटा देंगे। जो उनकी अपनी राशि है 4 लाख, उसको छोड़कर जो बचता है वो उन्होंने यहाँ निवेश किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। तो करीम भाई को 2 वर्ष बाद लाभांश क्या मिला? 5,20,000 उन्हें रकम मिली। 4 लाख तो उनका खुद का था अपना, तो फायदा हो गया 1,20,000 रुपए लाभांश। इसी 1,20,000 का 3 हिस्सा वो अब संचयी में और 2 हिस्सा शेयर में जमा करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सावधि में निवेश किया उन्होंने 3/5। ये 5 कहां से आ गया?
तो आप ध्यान दो 3 और 2 का अनुपात है, मतलब कुल मिला के उन्होंने 5 जगह पे निवेश किया है। 5 में से 3 जो है वो संचयी में और 5 में से 2 जो उन्होंने शेयर में किया, इसलिए 3/5 हिस्सा सावधि रिकरिंग में 3/5 गुणे 1,20,000 और वो हिसाब करेंगे तो मिल जाएगा 5 से कट जाएगा 24,000 हो जाएगा, गुणा करने पे 72,000 रुपए मिल गए रिकरिंग डिपॉजिट से। शेयर में क्या है, वो 2 हिस्सा है 2/5, 5 में से 2 हिस्सा है, तो ये हो गया 2/5 गुणे 1,20,000 और वो हो गया 2 गुणे 24,000 और वो हो गया 48,000 रुपए शेयर में। तो ऊपर रिकरिंग डिपॉजिट में, नीचे शेयर डिपॉजिट का रकम आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि करीम भाई ने संचयी जमा या सावधि जमा या रिकरिंग डिपॉजिट में और शेयर में रकम जो जमा की है वो कितनी है, 72,000 रुपए और 48,000 रुपए। करीम भाई का हिसाब क्लियर हो गया। अब चलते हैं दो अलग अलग व्यक्ति की, एक है अनिल, एक है अमन। इनके निवेश और खर्च का हिसाब किताब हमें तुलना करना है। चलो देखते हैं, ये आखिरी प्रश्न होगा हमारा। अनिल की मासिक आय और खर्च का अनुपात यहाँ पर 5:4 है। मतलब क्या, अगर ये 9 रुपया इनकी इनकम है तो उसमें से 5 रुपया उनकी आय है और खर्च 4 रुपया कर देते हैं। सॉरी, 5 रुपये 5 हिस्सा अनुपात रकम का वो उनकी आय है, तो खर्च उसमें से उसका चौथाई है। अमन क्या करता है, वही 3:2 के अनुपात में उसका है, मतलब आय और खर्च का अनुपात। ओके, इस प्रकार अमन का मासिक आय का 4% अनिल के मासिक आय के 7% जितनी है। लंबा चौड़ा हिसाब है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, समझेंगे इसको। यहाँ तो हो गया, पहले उन्होंने क्या बताया, अनुपात, दोनों का अनुपात, दोनों में आय और खर्च का अनुपात, वो हमने लिख लिया। अब दोनों की आपस में तुलना जब किया जाए, एक दूसरे से तुलना किया जाए, तो अमन की जो मासिक आय है उसका 4% और अनिल की जो मासिक आय है उसका 7%, दोनों बराबर है। मतलब कि अमन का आय का 4% ही अनिल के 7% के बराबर है। इसका मतलब अमन की आय जो है वो ज्यादा है, ऐसा यहाँ लग रहा है। अगर अनिल की मासिक आय 9,600 रुपए हो तो अमन की मासिक आय कितनी है और अनिल और अमन की बचत कितनी है, ये बताना है। बहुत बड़ा हिसाब किताब है ना, ऐसा आपको लग रहा है। चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करेंगे हम। तो हमें पहले अमन की मासिक आय ज्ञात करनी है, अनिल की तो दी गई है। बचत क्या होता है आपको पता है, जितनी आय है उसमें से व्यय को घटा देते हैं, खर्च को घटा देंगे तो बचत हो जाए। और यहाँ दोनों का अनुपात दिया गया है। अनिल का जो आय व्यय का अनुपात है वो 5:4 है और अमन की आय व्यय का अनुपात 3:2 है। ओके, अभी अनुपात का जो कांस्टेंट है हम अनिल के लिए x मान लेते हैं और अमन के लिए y मान लेते हैं। तो अनिल की आय 5x है तो खर्च इसका 4x, ये अनुपात 5:4 होगा। और अमन का ठीक वैसे ही 3y है अगर आय, तो व्यय जो है खर्च वो 2y हो गई। ओके, अब x और y के टर्म्स में हमें आय और व्यय मिल गया। अनिल की मासिक आय 96 रुपए है, लिखा गया है। मतलब अब यहाँ पर अनिल की मासिक आय तो 5x मिल रहा है ऊपर, ये 5x और ये 96 या 9,600 रुपए जो है वो बराबर होने चाहिए ना। तो 5x बराबर 9,600 रुपए, तो यहाँ पर x जो मिलेगा वो है 1920। ओके, x 1920 मिल गया ना, तब हम अनिल की आय
आराम से ज्ञात कर लेंगे, वैसे तो आप पहले से पता है। अनिल की व्यय ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो मासिक व्यय जो हो गया 4x थे, 4 गुणे x 19-20 हो गया 7,680 रुपये। तो अनिल का जो खर्च है वो 7,680 रुपये है और आय 9,600 प्रश्न में दिया ही गया है। तो बचत हो गया 1,920 रुपये, है ना। 9,600 रुपये में से 7,680 घटा देंगे तो 1920 ये अनिल की बचत है। प्रश्न में पूछा ना ऊपर बचत ज्ञात कीजिए, तो अनिल की बचत हमें मिल गई। अब अमन के बारे में बात करते हैं, तो वो है अमन की आय का 4% अनिल की आय के 7% के बराबर है। तो 3y जो अमन की आय है उसका 4%, 9,600 अनिल की आय उसका 7% बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से हमें समीकरण मिलता है 12y बराबर 9,600 गुणे 7, y बराबर हो जाएगा, सरल करेंगे 5,600 मिल जाएगा। और अमन की आय 3y है, 3 गुणे 5,600 16,800 वह हो जाएगा 2y, 2 गुणे 5,600 1120 11,200। बचत हो गई, अंतर आ जाएगा 5,600। अमन की बचत आय सब यहाँ पर अब मिल गया हमको। तो अमन की मासिक आय 16,800 रुपये, अमन की बचत 5,600 रुपये और अनिल की बचत 1,920 रुपये। ये हमें हल मिल गया।